कि हमारा जो रेवेन्यू है, हमारे पास जो स्टेट का ओन टैक्स है, डिपार्टमेंट है, यस सर, हम उसके रेवेन्यू जनरेशन को स्ट्रेंथन करें, ओके सर, उसको मजबूत करें। और मैंने एक चीज देखा है, प्रारंभिक स्तर पर जो अध्ययन मैं कर पाया हूँ कि खनिज संपदा पूरे देश में 40% भंडारण हमारे यहाँ है जी, और उड़ीसा की बात अगर करें तो उड़ीसा से हम बहुत आगे हैं। लेकिन माइंस के माध्यम से संभवतः 11,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष झारखंड को मिलता है, जबकि उड़ीसा उसी माइंस के कारण 40 से 50,000 करोड़ रुपया वो प्रतिवर्ष बिल्कुल जो है सो अर्न करता है। आपने ये स्टेटमेंट भी कहीं दिया है, कि मैंने हर जगह कहा है इस बात को। तो मैंने कहा है कि हम अपने सचिव से, वित्त सचिव जी से बात करके हम एक टीम भी भेजना चाहेंगे उड़ीसा का, जो उड़ीसा मॉडल का अध्ययन करें ताकि हम उसको अपने राज्य में इम्प्लीमेंट कर सकें। एक और है, जब फाइनेंशियल वित्त इसमें है, अभी हम पूरा भी पेश करेंगे तो पूरा हो सकता है जो गति आपको मिले मान लेते हैं उसके लिए मिले या दूसरी राशि के लिए मिले, बट नियर आपका पिछले अगले 1 महीने 2 महीने के अंदर फिर आपका फरवरी होते होते मेन बजट आ जाएगा। तो मेरा ये पूछना है कि अगर राज्य की स्थिति देखें तो फाइनेंशियली राज्य जो है वो आपका थोड़ा सा कमजोर तो है ही, और उसमें प्रति व्यक्ति जो है लगभग 60,000 रुपये कर्ज में भी है, वो भी है। आप अगर फाइनेंशियल डिफिसिट की बात करें स्टेट की तो इस वर्ष का ही अगर देखिएगा तो आपका करीब शहरी इसका जो है वो 26,000 रुपये प्रति व्यक्ति आपका कर्ज, 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिख रहा है। तो फाइनेंशियल डिफिसिट हम कैसे कम करें? क्या आप कुछ सोचे हैं उसका कि नेक्स्ट देखिए कैसे किया जाता है? अभी हम लोग का फोकस है सेकंड सप्लीमेंट्री पर जी, और जो प्रश्न आप उठा रहे हैं ये आपका डाटा है, मैं विभाग के डाटा से ही उसको मिलाऊंगा और हम देखेंगे कि 25-26 फाइनेंशियल ईयर में जो इस पे आपके डाटा में सत्यता, मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये सत्यता नहीं होगी आपके डाटा में, तो हम उसका मिलान करेंगे ऑफिशियल डाटा के साथ, और प्रति व्यक्ति जो कर्ज की स्थिति उसको कैसे कम किया जाए उसके लिए एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप हम तैयार जरूर करेंगे। चूंकि आप फाइनेंस मिनिस्टर अगले बजट में तो आएंगे ही, अगले बजट के इसमें आएगा, आप भी देखें हैं कि 2-3 चीजें हैं, जिस तरह की गरीबी रेखा के नीचे की बात की जाए या आपका बेरोजगारी दर की बात की जाए। बेरोजगारी दर अगर पूरे झारखंड का देखेंगे तो नेशनल लेवल पे ऑब्वियसली झारखंड का कम 1.7 ही है, नो इशू, देश स्तर पे ज्यादा है, लेकिन शहरी क्षेत्र का जो है वो 6.7 है, जो कि आपका राष्ट्रीय स्तर से 1.7 ये ज्यादा है। तो मेरा ये कहना है ये जो गैप है शहरी क्षेत्र का रोजगार का, वो भी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इस सब के लिए क्या आप एक सोच, चूंकि आप बहुत दिन से रहे विधानसभा में भी, आप बहुत बार उठाए हुए सवालों को, फाइनेंस पे आपने एक्सपर्टाइज, अगर हम मानते हैं किसी को एक्सपर्टाइज, वो एक आप उनमें से एक आप भी हैं जो एक्सपर्ट हैं फाइनेंस के, पहले भी आपने उठाया हुआ बहुत सारी चीजों को। तो क्या लगता है इन सब चीजों को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है स्टेट में? देखिए मैनेज कैसे हो? मैंने कहा कि जो ऑनेस्ट स्टेटमेंट होगा वो, जब हम विभाग से इस विषय पर बात कर लें, हमारे मन में तो योजनाएं अनेक हैं कि अर्बन एरिया में कैसे हम लोगों की आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ा सकें, लेकिन जब विभाग से बात कर लेने दीजिए तब फिर हम आपको डिटेल इसके बारे में जानकारी देंगे। सर एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से प्रशांत जी को पूछूं। सर इतने साल का अनुभव आपके पास है, तो क्या लगता है कि झारखंड में क्या वो एक चीज हो सकता है कि अगर इस क्षेत्र में हम फोकस करें तो पूरा एक झारखंड पूरा रिवाइव हो सकता है? क्योंकि आप झारखंड को बहुत कौन सा वो प्रॉपर क्षेत्र हो सकता है, फोकस पॉइंट हो सकता है कि इसको अगर हम सुधार लें तो झारखंड के विकास? देखिए 2-3 चीजें ऐसी हैं जिस पर हम फोकस करना चाहेंगे और सरकार का ध्यान भी केंद्रित करना चाहेंगे। एक तो हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत है, बहुत खराब स्थिति है ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्र में भी। दूसरा ये है, आप ग्रामीण क्षेत्रों में NRHM 5 का रिपोर्ट है कि लगभग 65 से 70% महिलाएं एनेमिक हैं, खून की कमी से ग्रसित हैं,
और 0 to 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो लगभग 45 से 55% ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषित हैं। तो इसमें एक दो विभागों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सिर्फ टैबलेट से आप किसी कुपोषित बच्चे के समस्या का हल नहीं, बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ सकते हैं। उसको प्रॉपर डाइट भी मिलना चाहिए, है ना। तो उस वेलफेयर डिपार्टमेंट हो या फिर फूड एंड सिविल सप्लाई हो, जो हमारी व्यवस्था है वो इतनी मजबूत हो, आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से, फिर स्कूल में जो डाइट की आपूर्ति की जाती है उसके माध्यम से वो सशक्त हो। और दूसरी बात ये है कि मेडिकल फैसिलिटी गांव में हो, ताकि उनका इलाज जो है सो बहुत ही सुलभता पूर्वक ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो जाए। ये हमारा फोकस है। एजुकेशन बहुत ही आवश्यक है जी। मैंने देखा है कि एक बार जब रघुवर दास की सरकार थी तो ग्रामीण क्षेत्रों के वैसे दूर दराज के स्कूल को मर्ज कर दिया गया 4-5 किलोमीटर के दूरी वाले विद्यालय में। अब या तो वहां के बच्चों को सुबह आना पड़ता है 5 किलोमीटर, फिर घर लौटते 10 किलोमीटर करना पड़ता है उनको। अब वो क्या पढ़ाई कर पाएंगे? जब शारीरिक रूप से थक जाएंगे तो घर में आकर के तो वो रिवीजन कर नहीं सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा, और एक समय था जब उग्रवादी माओवादी लेफ्टिस्ट की पढ़ाई करवाते थे पहाड़ों में, जंगलों में, तो एक तरफ तो वो अपने ओर से पाठशालाएं उन्होंने खोल रखी थी, और दूसरी तरफ मैंने कहा था विधानसभा में कि इसका कोई औचित्य नहीं। अगर उस क्षेत्र के सरकार का लॉजिक था कि 10 ही बच्चे हैं, हमने कहा कि 10 ही बच्चे सही, लेकिन वो पढ़ेंगे तो शिक्षा तो ग्रहण करेंगे। स्कूल को मर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री जी से भी बात करूंगा कि वो आइडेंटिफाई करें कि ऐसे विद्यालय जहां उनका होना नितांत आवश्यक है, बच्चों की संख्या पर मर्ज नहीं किया जाए, बल्कि जरूरत के आधार पर वहां शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता। और तीसरा, रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए हम दोनों सेक्टर पर काम करना चाहेंगे, ये सरकार काम करना चाहेगी। एक तो वाटर कंजर्वेशन, जिसमें आपका एग्रीकल्चर जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो भी आता है। दूसरा, एलाइड एग्रो सेक्टर को मजबूत करने से ये स्टेट रूरल एरिया में भी और शहरी एरिया में भी इकोनॉमी को मजबूती प्रदान कर सकता है। तो हमने बात की फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर जी से। उन्होंने अपना विजन को शेयर किया कि किस तरीके से वो झारखंड का विकास करेंगे और क्या मॉडल होना चाहिए, किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर, माइन सेक्टर, हॉस्पिटल्स, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें कैसे डेवलपमेंट करके झारखंड को विकास के रास्ते पर लाएंगे। तो आप जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।